एक थिएटर पेश करने के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगी रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल की तालिबात। आज आपके सामने रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल के तलबा व तालबात एक टैबलो ड्रामा पेश कर रहे हैं जिसका उन्वान है बाशऊर कौम महफूज वतन। इसके किरदार रज़ा, अब नूर ख़ान, अम्मी, अब्बू, आयशा, कैप्टन साद, मेजर उसामा, एंकर, प्रोफेसर और मैं ख़ुद एक लापरवाह तालिब इल्म का किरदार अदा कर रही हूँ। एक छोटे से शहर के गांव से ताल्लुक़ रखने वाला रज़ा एक मोची का बेटा था और हफ्ते में एक बार गांव से उसकी माँ की कॉल ज़रूर आती और बात ख़त्म करते वक्त हमेशा उसकी माँ एक बात उसको ज़रूर याद दिलाती, रज़ा अपने अब्बा का खौफ मत भूलना और अफसर बन कराना। उस वक्त तो रज़ा हाँ में हाँ मिलाता, मगर शहर की मगरूर हवा में वो घुल मिल चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता सब भूल रहा था, वो सब यादें, वो सब ख्वाब जो गांव की गुर्बत भरी उम्मीदों से लाया था। आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीजें उसको धुंधली दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे अफसर बनने के खौफ से जाग कर अकेलेपन की जिंदगी में पनाह लेने लगा। वो ऐसा कैसे कर सकता था? वो अपने गरीब वालिदैन की उम्मीदों पर कैसे पानी फेर सकता था? ये बात मुझे अंदर ही अंदर से खा रही थी। मुझे जानना था कि एक काबिल और फरमाबरदार शख्स के साथ ऐसी क्या नौबत पेश आ सकती है कि वो अपनी माँ की उम्मीदें, बाप की मेहनत नशे की धुंध में कैसे उड़ा सकता है। बस इसी अजियत भरी परेशानी लेकर मैं उसके हॉस्टल पर पहुंचा। मैं जैसे ही उसके हॉस्टल के कमरे में दाखिल हुआ, मुझे अजीब सी बू आने लगी। कमरा मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ था। जमीन पर पड़े सिगरेट की खाली डब्बे, कुछ टूटी हुई लाइटर्स और कुछ इस्तेमाल शुदा सिरिंज। इन तमाम चीजों ने मुझे चौंका दिया। मेरे जहन में ना चाहते हुए भी ऐसे ख्यालात आ रहे थे जो रजा जैसे शख्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और जब जब मेरी नजर रजा पर पड़ी तो वो बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ था। मैं एकदम से उसके पास आया, उसे उठाने की पूरी कोशिश की, मगर मगर ना जाने वो ऐसी कौन सी नींद की दलदल में पड़ा हुआ था कि वो एक बार भी ना जागा। मैं जल्दी से वहां से उठा और पानी ढूंढने लगा। जब मैं पानी लेकर उसकी तरफ पलटा तो मेरी नजर उस प्लास्टिक की थैली पर पड़ी। मैंने जैसे ही उस थैली को खोल कर देखा, मैं हैरान हो गया। वो पूरी थैली जहरीली इंजेक्शन से भरी हुई थी। ऐसी इंजेक्शन जो ऑपरेशन के वक्त आधी भी लगती तो इंसान 2 दिन तक आंख नहीं खोलता। वही इंजेक्शन के सैकड़ों खाली डब्बे, वो भी एक सूजे हुए तालिबे इल्म के कमरे में। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मैंने जब उसकी कलाइयां पकड़ कर देखी तो दोनों कलाइयां इंजेक्शन के निशान से मुकम्मल सयाह हो चुकी थी। आखिर क्यों? क्यों एक शख्स जो हजारों मील दूर किसी अनजान शहर में अपने वालिदैन की नाजुक उम्मीदों के साथ आता है, तो क्यों उनकी उम्मीदों को रोंद कर बैठता है? क्यों? रजा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? तुम्हारे अब्बू अब नहीं रहे हैं। वो आखिरी दम तक तुम्हें देखने के लिए तड़प रहे थे और तुमने एक बार भी कॉल नहीं उठाई। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है। रजा, कुछ तो बोलो। सुन रहे हो ना? कुछ बोलो तो। रजा, मुझे डर इस बात का था कि मैं उसे कैसे बताऊं कि उसका बाप मर चुका है। ये सब क्या है रजा?
ये इंजेक्शन के खाली डब्बे, क्या है ये सब? तुम्हारे बूढ़े बाप ने लोगों की टूटी हुई जूतियां जोड़ जोड़ कर तुम्हें यहाँ इसीलिए पहुंचाया ताकि तुम उनकी उम्मीदों को रोक सको। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? अपनी माँ की उम्मीदों को खोते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई रज़ा? जरा देखो तो सही क्या हाल बना रखा है अपना। जरा सोचो, अगर इस हालत पर तुम्हारी माँ तुमको देख लेती तो उस पर क्या बीतती। उसका तो कलेजा ही फट जाना था। तो क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? नाकामी की ये बदसूरती शक्ल लेकर वापस चले जाऊं? मैं तो कब का पास आउट हो चुका हूं नूर, लेकिन इस जालिम माशरे में हम गरीबों की कोई जगह नहीं। मुझे बताओ नूर, जब रात को तुम्हें तुम्हारे बाप के ख्वाब के जमाटे मारते रहे तो क्या तुम सुकून की नींद सो पाओगे? मैं तो हार चुका हूं नूर, मैं तो हार चुका हूं। लेकिन इसका हर किसी ये मतलब नहीं कि तुम अपने प्यारों के दुहाओं के लिए कोई ऐसी राह चुनो जो तुम्हारे लिए जलती हुई आग साबित हो। अगर इस वैसी माशरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं तो इसका हर किसी ये मतलब नहीं कि तुम नाकाम हो। नाकामी और कामयाबी की बात तो बाद में की जाएगी, पहले ये बताओ कि सुकून कहाँ है? सुकून कहाँ है नूर? जब ये गलीज माशरा तुम्हें तंज भरी निगाहों से देखता है तो क्या तुम इसे बोझ तले सुकून की नींद सो पाओगे? हाँ मैं सो पाऊंगा। नहीं, तुम नहीं सो पाओगे नूर, तुम नहीं सो पाओगे। पूछोगे नहीं कैसे? कैसे? क्योंकि मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो नाकामी के साए से डरकर जहरीली इंजेक्शन का सहारा ले। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ रज़ा जो अपने प्यारों के ख्वाब को नशे की अंधेरी सुला दे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ रज़ा जिसका बाप छोटे से अस्पताल के बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपने अकलौते बेटे की झलक को देखने के लिए तड़प तड़प कर दम तोड़ दे। बाबा, 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 बाबा। हाँ रज़ा, हाँ, जब तुम यहाँ नशे के अंधेरी में सोए पड़े थे उस वक्त तुम्हारा बाप छोटे से अस्पताल के बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। रज़ा देख मेरे भाई, देख, हर इंसान की जिंदगी में एक बार ऐसा जरूर होता है जब उसे ऐसा लगता है कि हर चीज खत्म हो गई, मगर ऐसा नहीं है। तू अब भी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकता है। तू सब बदल सकता है भाई। मैं करना चाहता था, लेकिन वो बस एक रात जब मैंने वो जहरीले नशा लगाया और आज पूरे 8 महीने बाद उठा हूँ नूर। मैं घर जाऊँ? मैं किस मुंह से घर जाऊँ? ये इंजेक्शन भरे हाथ लेकर घर जाऊँ? अगर इसको देखकर मेरी माँ वापस चले गई तो नूर मुझसे नहीं हो पाएगा। नूर नहीं मेरे भाई, नहीं, तू ऐसा नहीं बोल भाई। मैं चलूंगा ना जैसा तेरे गाँव, हम मिलेंगे तुम्हारी माँ से और सब ठीक कर देंगे। तू ये बता, तूने कुछ खाया? तू इधर आ। तू एक काम कर, तू कपड़े बदल, मैं कुछ लाता हूँ खाने के लिए। तू कपड़े बदल। रज़ा देख मेरे भाई, मैं आ गया। रज़ा उठ मेरे भाई, उठ भाई, मैं आ गया भाई, उठ जा भाई। रज़ा भाई उठ जा भाई, भाई। इस तरह हजारों नहीं लाखों रज़ा हैं
जो अपनी कीमती जिंदगियों को दांव में लगाकर मौत का शिकार हो रहे हैं। आखिर क्यों ये कीमती जानें आए दिन मौत का शिकार हो रही हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारे आज के फैसले ही हमारे मुस्तकबिल को बनाते हैं। अगर हम आज सीधे रास्ते का चुनाव करते हैं तो न सिर्फ हम एक महफूज वतन बना सकते हैं बल्कि एक बाशऊर कौम बना सकते हैं। हमारे नाम से होंगी रिवायतें ज़िंदा, हमारे नाम से होंगी रिवायतें ज़िंदा, हमारे हिस्से में परचम वफा का आया है। हर कौम को अपने मुल्क की पहचान लिखेंगे। सिंधी, बलोची, पंजाबी, महाजर, पठान लिखेंगे। दिलों से जो ना मिट पाए वो तहरीर हम नौजवान लिखेंगे। तारीख अमन की उन्वान पाकिस्तान लिखेंगे। सलाम उस मट्टी को, सलाम उन शोहदा को जिन्होंने अपने लहू से हमें ये आज़ाद फ़िज़ा दी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस आज़ादी की कद्र कर रहे हैं? क्या हम बाशऊर हैं? वतन कोई नक्शा नहीं होता, वतन एक अमानत होता है और इस अमानत की हिफाजत सिर्फ बंदूक नहीं करती, सिर्फ सरहद नहीं करती, बल्कि इसे हिफाजत करती है जब डॉक्टर ईमानदारी से इलाज करेगा, जब उस्ताद दयानतदारी से पढ़ाएगा, जब नौजवान शिकायत के बजाय खिदमत करेगा, तब कहीं जाकर महफूज वतन बनेगा। खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फजले गुल जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो। मंजर 1, 14 अगस्त की तैयारियां, इनकी रुखसती का वक्त। बॉर्डर से कॉल आई है, मुझे फौरी जाना होगा। भाई आप जा रहे हैं, आप इस बार भी 14 अगस्त हमारे साथ नहीं मनाएंगे? हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बा भी कह रहे थे, अभी तो तुम आए हो और इतनी जल्दी वापस चले जा रहे हो। बेटा आयशा, अगर मैं सरहद पर खड़ा होकर वतन की हिफाजत नहीं करूँगा तो आप लोग यहाँ सुकून से आज़ादी का जश्न कैसे मनाएंगे? लेकिन बेटा, खबरों में आ रहा है कि बॉर्डर के हालात कुछ ठीक नहीं, इस दफ़ा मत जाओ ना। अम्मा, जब सरहद पर वतन के हालात ख़राब होते हैं तभी तो कौम को अपने बेटों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर दुश्मन मेरी कौम की तरफ बढ़ेगा तो मेरी लाश से गुजरेगा। मंजर 2, लिसानियत की दीवार। तुम सिंधी पंजाबी हमें मत बताओ कि 14 अगस्त कैसे मनाई जाती है, ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ सिर्फ मेहमान हो। आतिफ भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? 14 अगस्त के दिन भी आप सिंधी पंजाबी की कौमियत पर लड़ रहे हैं। हम सबसे पहले एक पाकिस्तानी हैं, हमारे अंदर जब तक हमारे अंदर शऊर नहीं होगा हमारा वतन एक महफूज वतन कैसे कहलाएगा? तुम छोटी हो तो छोटी ही रहो, हम बड़ों के बीच में ना बोलो। ये हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। आतिफ, बस करो। उस्ताद के सामने और आज़ादी के दिन तुम ये तफरका फैला रहे हो। सर, हुकूक की बात करना क्या कोई गलत बात है? हम अलग हैं, ये मानना पड़ेगा। बेटा साथ, आपका ये अमल नहायत गलत है। आप इस तालीमी इदारे में खड़े होकर तफरका फैला रहे हैं और यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। मंजर 3, कैप्टन साद की शहादत की खबर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आतिफ भाई और कुछ लड़के कॉलेज में सिंधी पंजाबी के नाम पे लड़ाई कर रहे थे। अफसोस, एक तरफ हमारी कौम के नौजवान बॉर्डर पर जान दे रहे हैं और यहाँ लोग लसानियत की कौमियत पर लड़ रहे हैं। नाज़रीन, शुमाली पाकिस्तान से दिल दहला देने वाली खबर। पाक फौज और दहशतगर्दों में शदीद झड़प। दुश्मन के हमले को नाकाम बनाते हुए कैप्टन साद ने जामे शहादत नोश कर लिया। उन्होंने आखिरी सांस तक अपने दुश्मनों का मुकाबला किया। भाई साद, मेरा बच्चा, या अल्लाह मेरा बच्चा मुझे वापस दे दे। साद, मेरा बच्चा, वो तो वतन की हिफाजत क्यों नहीं आया था, पर वो खुद महफूज नहीं था। मेरा बच्चा साद, या अल्लाह मेरा बच्चा, मैंने उसे मना भी किया था पर उसने मेरी इजाजत नहीं दिया। मेरा बच्चा, या अल्लाह मेरा बच्चे,
मेरे बच्चे को एक बार, सिर्फ एक बार मेरे सामने लाके खड़ा कर दे यार। मेरा बच्चा, मैं जी भर के देखता ना मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। भाई आपने तो कहा था कि आप बॉर्डर पे वतन की हिफाजत के लिए जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मेरा बेटा सुरखरू हो गया। मंजर 4, ताज़ियत की शाम। अस्सलाम वालेकुम। आपके इस अजीम गम के सामने हमारे अल्फाज बहुत छोटे हैं। आपका बेटा वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ और कौम ने एक बहादुर सपूत खोया है। अल्लाह शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। ये कैप्टन साद की कुछ आखिरी निशानियाँ, और उन्होंने शहीद होने से पहले ये आखिरी खत लिखा था। प्यारी अम्मी, आयशा और मेरे हमवतन, अस्सलाम वालेकुम। जब आप ये खत पढ़ रहे होंगे तब शायद मैं आपके बीच के आपके दरमियान ना हूँ। बचपन का वो ख्वाब कि फ़ौजी बनकर वतन की हिफाजत करूँ आज सरहद पर पूरा हो रहा है। मुझे मौत का डर नहीं, क्योंकि शहादत इख्तिताम नहीं, वतन के लिए शहीद होने का सबसे बड़ा सबूत है। आयशा, अगर मैं लौट कर ना आऊँ तो आंसू मत बहाना, फ़ख्र से कहना मेरा भाई पाकिस्तान के लिए गया था। और अम्मी, जिस दिन कोई कहे कि आपका बेटा शहीद हो गया, सर उठा कर कहिएगा मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है। अब्बू, आपने हमेशा मुझे सिखाया था बेटा, इज़्ज़त मांगने से नहीं, किरदार और कुर्बानी से हासिल होती है। आज मैं आपकी इस बात पर अमल कर रहा हूँ। मेरी आखिरी सांसें, आखिरी दुआ, आखिरी ख्वाहिश सब पाकिस्तान के नाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैप्टन साद शहीद। शहीदान वतन के हौसले थे दीद के काबिल, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था। आयशा, तुम सही कहती थी। कैप्टन साहब वहाँ हमारे लिए सीने पर गोली खा रहे हैं और हम यहाँ पंजाबी सिंधी की कौमियत करके उनके खून की तौहीन कर रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो आयशा। माफ़ी मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तालीम और शऊर वही है जो हमें तफरीक से निकाल कर एक कौम बनाए। कौम सिंधी, पंजाबी, बलूची, कश्मीरी बनना छोड़ो, सिर्फ सच्चे पाकिस्तानी बनो। आज मैंने अपने जिगर का टुकड़ा इस वतन को दे दिया। अब इस वतन की जिम्मेदारी हम सब की है। मैं वादा करता हूँ, अब कोई लसानियत नहीं, कोई तफरक नहीं, हम सब एक हैं। सरहदें फ़ौज से बनती हैं, लेकिन मुल्क अंदरूनी इत्तेहाद और शऊर से कायम रहता है। आए आज से सब मिलकर अहद करें कि हम बाशऊर और ज़िम्मेदार शहरी बनेंगे। अब मेरा भाई कभी 14 अगस्त को घर नहीं आएगा, लेकिन आप सब एक होके उसके ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। जब हम बाशऊर होंगे तो ये वतन महफूज होगा। और यही है इस मिट्टी की कहानी, जिसकी खाकी रंग की खातिर कई बदन खुश्क हुए, जिसके ठंडे साए की कीमत एक ओहद के ख्वाब हुए। अपनी मट्टी, अपनी छाँव क्यों प्यारी है, हमसे पूछो। पाकिस्तान जिंदाबाद।